बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के इसके साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है और हम आज अपने शो के अंदर बात करेंगे क्योंकि नए गवर्नर बॉडी का बाकायदा तौर पर अब हम देखते हैं कि ऐलान हो गया और फिर नए सरबरा भी इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उन्होंने चार्ज संभाल लिया है। उस हवाले से भी बात करेंगे। शाखावर साहब है इस वक्त अगर बात कर लें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कायम मुकाम जो है सरबरा हैं और साथ साथ बड़ी बातें आ रही थी सामने मोहसिन नकवी साहब की और उन्हें अब मैनेजमेंट कमेटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का उन्हें तैनात कर दिया गया है। इस हवाले से भी बात करेंगे। और पाकिस्तान अंडर 19 की टीम आज नेपाल के खिलाफ मैच खेल रही है, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है पाकिस्तानी की टीम, उस हवाले से भी बात करेंगे। और फिर साथ साथ पाकिस्तान के अंदर एक खेल बड़ी तेज़ी से मकबूल होता जा रहा है, वो है तीर अंदाज़ी का खेल, उस हवाले से भी आज हम अपने शो में बात करेंगे। और इसी के मुतालिक हमने आज मेहमान भी अपने स्टूडियो में मदऊ किया हुआ। तो सबसे पहले हम अपने साथी रियाजुद्दीन साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं विनस टीम के साथ, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनके साथ साथ मैंने जिस तरह कहा कि तीर अंदाजी का खेल, उसके हवाले से भी हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं। हसन अब्दुल्ला हमारे साथ हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। उसके साथ साथ सुंदस मोबिन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी तीरंदाजी की प्लेयर हैं। हसन से अगर बात करें तो हसन ने जिस तरह भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है खासकर तीरंदाजी में, उस हवाले से भी बात करें और इस खेल के हवाले से भी और जनरल बॉडी के हवाले से भी बात बहुत ज़्यादा करेंगे आज हसन से। सबसे पहले रियाजुद्दीन साहब की तरफ चलते हैं। रियाज साहब, पाकिस्तान अंडर 19 का मैच आज नेपाल के खिलाफ खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने पहले मैच में 181 रन से कामयाबी हासिल की थी अफगानिस्तान के खिलाफ, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। क्या कहेंगे इस हवाले से? और फिर नए जो चेयरमैन हमारे पास है, निगरां चेयरमैन हम कह सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, इस वक्त शाखावर साहब लीड कर रहे हैं, क्या कहेंगे उनके हवाले से? और मोहसिन नकवी साहब है जो मैनेजमेंट कमेटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा बन गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन। मेरे ख्याल से पहले जो है पीसीबी के चेयरमैन की बात कर लेते हैं। देखें, मतलब ये तो अब एक चीज़ तय हो गई है कि इलेक्शन होंगे और मोहसिन नकवी साहब को जो है बाकायदा उन्होंने कमेटी में मतलब ये रख लिया है और ज़ाहिर है वही उनके, मेरे ख्याल जब उनका नाम आया है वजारत उस्मा की तरफ से तो वही होंगे। रह गई बात मोहसिन नकवी साहब की, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि वज़ीर आला की हैसियत से उन्होंने जिस तरह से काम किया है, उनकी जो एक्सपर्टीज़ थी, उनका जो एक्सपोजर था और उनका जो एक्सपीरियंस था, वो रिफ़्लेक्ट कर रहा था उनके कामों में। मैं देखें, सियासी मतलब मामला से अलग होकर हम सिर्फ अगर बात करें तो यकीनन उन्होंने वहाँ पे जैसे स्पीड शहबाज के नाम से मशहूर थे, शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने मतलब ये कि लगा कि उन्होंने वहाँ पे काम किया है। फिर मतलब बहुत से हल्के ये चाहते थे कि अगर कोई क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन हो तो उसका ताल्लुक जो है क्रिकेट से हो, वो कोई साबिक खिलाड़ी हो जिसकी मतलब क्रिकेट में एक्सपर्टीज़ हो और उसकी मतलब पूरी दुनिया में जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं उनसे उनके पहले से मतलब ज़ाहिर है जब कोई क्रिकेटर होता है तो ताल्लुकात होते हैं, तो बहुत से मामला तय करने में जब आपका कंफर्ट लेवल होता है तो बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब देखें, हमारे यहाँ तो शुरू से एक आप देख रहे हैं हमेशा से कि जो भी मतलब गवर्नमेंट होती है या जो भी सियासी जमात होती है जिसका डोमिनेशन होता है वो हमेशा ऐसे शख्सियत को लेके आती है जिसका उससे कंफर्ट लेवल होता है, जो समझते हैं कि उनके वो कैंप का है। तो ज़ाहिर है अब इसमें कोई अचंभे की बात नहीं थी, हम पहले ही से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो भी चीज़ होगी वो इसी तरह की होगी और क्रिकेटर से ज़्यादा जो है किसी ऐसी शख्सियत को लेके आएंगे जिसका मतलब ये कि उनको एडमिनिस्ट्रेटिव उनको तजुर्बा होगा। तो क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन होता है, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर वो क्रिकेटर हो तो इससे ज़्यादा तो कोई अच्छी बात नहीं हो, लेकिन अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे उसने मतलब उसकी एक्सपर्टीज़ हो, और जैसे मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने वजारत आला की मतलब पोस्ट पे रहते हुए बहुत सारे बड़े मतलब ऐसे काम किए हैं जो लोग उसको रियलाइज़ करते हैं कि हाँ उन्होंने अच्छे काम किए हैं। तो देखें, पीसीबी का जो चेयरमैन है, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर वो क्रिकेटर होता तो इससे अच्छी तो कोई बात नहीं होती, लेकिन एक ऐसी शख्सियत जिसने वज़ारत आला की हैसियत से मतलब अपने सारे काम किए हों तो बहुत सारी चीज़ों की उसको समझ हो जाती है। और फिर हमारे जैसे मुल्क में इससे पहले भी यही होता रहा है, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। हम इसको मतलब हमने पहले से ही जांचा हुआ था कि इसी तरह की कोई शख्सियत होगी। अब मकसद जो है ना, अब अगर वो तो जाहिर है उन्होंने आना है, शाखावर साहब हैं, वो तो जाहिर है चंद दिनों के लिए अभी इंतखाबात, लेकिन जो इंतखाबात आपको लगता है ऐसा कि इंतखाबात ये वक्त पर करा पाएंगे?
देखिए मेरे ख्याल से जो इस टर्न ओवर का वक्त जो टाइम है वो 4 हफ्तों का है। 4 हफ्तों का है और 4 फरवरी तक मेरे ख्याल से इंतखाबात जो हैं वो हो जाने चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये देखें इतना डिले तो पहले ही हो गया है। पहले मतलब नजम सेठी साहब को कराने थे, नजम सेठी साहब नहीं करा सके, फिर ज़का अशरफ साहब को कराना था, वो भी नहीं करा सके। ज़ाहिर है उनके दौर में दूसरे इवेंट्स आ गए, ज़ाहिर है एशिया कप ख़त्म हो गया था, नजम सेठी साहब चले गए, फिर वर्ल्ड कप आ गया, ज़का अशरफ साहब आ गए, फिर ये दौरा था आपका ऑस्ट्रेलिया का और इसका, तो वही थे। अब ज़ाहिर है मोहसिन नकवी साहब आए तो देखना ये होगा कि जिस तरह से उन्होंने, देखें वज़ारत आला एक अलग चीज़ है और क्रिकेट बोर्ड का सरबराह एक ऐसे क्रिकेट बोर्ड का सरबराह होना जिसके ने दुनिया में अपनी परफॉर्मेंस से धाक बैठाई गो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस ऑन एंड ऑफ मतलब उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल है। कभी हम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पेश करते हैं, कभी बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं। लेकिन अगर जैसे क्रिकेट की कोई शख्सियत होती है तो ऑलरेडी जो कितने भी क्रिकेट के ममालिक हैं जो उनके क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं या क्रिकेट में मौजूद हैं, तो वो एक दूसरे को अगर जानते, कोई ऐसी शख्सियत होती है जैसे ज़हीर अब्बास का नाम ले लें, इकबाल कासिम का नाम ले लें, राशिद लतीफ़ का नाम ले लें, शोएब अख्तर का नाम, मैं क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, और भी नाम हो सकते हैं, उनके भी आप नाम लिख सकते हैं कि अगर वो होता तो एक कंफर्ट लेवल होता है दूसरी मतलब क्रिकेट खेलने वाले, जिस तरह रमीज़ राजा थे। जब वो आए रमीज़ राजा तो जितने भी दुनिया भर के क्रिकेटर्स चूंकि वो उनको जानते थे तो उन्होंने सब ने रिस्पॉन्ड किया, सब ने, मुबारकबाद तो खैर कर्टसी होती है, हर एक कोई देता है, वो देंगे, लेकिन जैसे जब आपके पहले से ताल्लुकात होते हैं तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब नो डाउट उन्होंने वज़ारत आला की हैसियत से बड़े काम किए होंगे और किए हैं उन्होंने काम अच्छे, लेकिन क्रिकेट बोर्ड का सरबराह जो है एक मुख्तलिफ चीज़ होती है और अब देखना होगा कि वो इस पोस्ट पे आने के बाद मतलब जो उनकी एक्सपर्टीज़ हैं उसको किस तरह से जस्टिफाई करते हैं, इसलिए कि ये एक जिहाद होगा बहुत बड़ा। इसलिए कि क्रिकेट बोर्ड का सरबराह बनना, नो डाउट कि आप एक वज़ारत आला अपने आप को समझें या वज़ीर आज़म साहब का अपने समझें, लेकिन क्रिकेट के इस वक्त मामलात हैं और जिस तरह से मतलब है कि अब आप देखें ना एक साल में मतलब ये चौथे मतलब होंगे चेयरमैन, तो ये जो चीज़ है ना ये हमारी क्रेडिबिलिटी को ख़त्म करती है दुनिया में, और दुनिया की नज़र में फिर ऐसी कोई इज्जत नहीं होती है। देखना ये होगा कि मोहसिन नकवी साहब उन चीज़ों को किस तरह से ओवरकम करते हैं और जो हमारी मतलब एक क्रिकेट में ख़राबियाँ हैं, जिस तरह से हम शिकस्त पे दर पे शिकस्त का हमें सामना करना पड़ रहा है, उसको मोराल को किस तरह अंडर 19 मैच पे बात करेंगे इस पे भी। और हसन हमारे साथ मौजूद है। हसन, ओलंपिक के हवाले से क्या इस वक्त अपडेट है अगर हम बात कर लें, क्योंकि आप भी ओलंपिक पे एक ओहदे पे फाइज हैं, किस तरह काम कर रहे हैं आप? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। बेसिकली पाकिस्तान स्टूडेंट ओलंपिक एक नेशनल गेम जो करवाने जा रही है पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड इस्लामाबाद में, उसके अंदर उन्होंने 15 गेम जो है वो रखे हुए हैं। तो मुझे जो है डीजी आर्चरी पाकिस्तान जो है अपॉइंट किया है और तमाम सूबों के साथ जो है मैं आर्चरी को लेके जो है वो कांटेक्ट में हूँ, क्योंकि 1 से 5 फरवरी तक जो है वो इस्लामाबाद में नेशनल गेम्स होने जा रहे हैं, जिसमें 2 कैटेगरी रखी गई हैं, अंडर 18 और अंडर 25, क्योंकि पाकिस्तान स्टूडेंट ओलंपिक जो है वो ग्रास रूट लेवल पर काम कर रही है, क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा कि ग्रास रूट लेवल पर काम नहीं होता है। तो ये बड़ा अच्छा उनका इनिशिएटिव है कि वो ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो है वो स्कूल्स को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटीज़ को एक मौका दे रही है मेगा इवेंट का। इससे पहले भी जो है 7 स्टूडेंट ओलंपिक जो है वो करवा चुकी हैं डिफरेंट रीजन्स के अंदर, अब जो है वो नेशनल गेम्स इस्लामाबाद के अंदर करवा रही हैं। तो आर्चरी भी इस गेम का हिस्सा है और जो 1 फरवरी से लेके 3 फरवरी तक इस्लामाबाद में आर्चरी का कंपटीशन है और तमाम सूबे जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि तमाम सूबों के अंदर जो है वो डायरेक्टर्स अपॉइंट किए गए हैं जो अपने अपने स्कूल्स और कॉलेजेस की टीमें और अपने अपने सूबों को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं वहाँ पर। तो बड़ा एक अच्छा ये इवेंट होने जा रहा है जिसके अंदर 5000 प्लस जो स्टूडेंट है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसकी एकोमोडेशन और फूड जो है वो इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है वो दी गई है। अच्छा हसन, आपके साथ सुंदस भी मौजूद हैं, सुंदस तीरंदाजी के प्लेयर हैं। सुंदस, अगर हम बात करें जिस तरह खेल ये मकबूल होता जा रहा है और साथ साथ है क्योंकि स्टूडेंट ओलंपिक्स भी होनी है फरवरी में, तो इस हवाले से क्या कहेंगे, कितना चांस और बेनिफिट होता है खिलाड़ियों को अपने खेल को निखारने का? तो मैं हसन सर का बहुत बहुत शुक्रिया करूँगी कि इतने अच्छे इनिशिएटिव लिया जो है रूल अपने उसमें लेके जा रहे हैं और उसको बाकायदा काम कर रहे हैं। और दूसरा इस पे जो है स्पोर्ट्स जो कि नया गेम है बहुत ज़्यादा यूनिक भी है और बच्चों को इतनी इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है जितनी सेंटर से मिलती है, उसके लिए ये ऐसे गेम्स होना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक रहा किसी गेम को आगे प्रमोट, जैसे आर्चरी है, बिल्कुल कहना चाहिए बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल करने वाला ये गेम है।
तो इसके इस तरीके के इवेंट्स होना हमारे लिए बहुत अच्छा एक रिजल्ट है। जो बड़ा अच्छा रिजल्ट है। हसन, बात हो रही रिजल्ट की, और अगर हम बात करें तो जिस तरह आप मेहनत करते हैं, मैंने देखा है कि बहुत से एकेडमीज़ और के थ्रू आप इवेंट्स भी करवा रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि प्लेयर्स इस गेम्स के लिए आते हैं और फिर अब सीखना ज़्यादा तवज्जो सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं? देखिए पहले तो अगर आप अब से कुछ 5-6 साल पहले अगर देखें तो गिनती के 6-7 प्लेयर थे, और 2018 के बाद अब जो प्लेयर्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं। खाली अगर कराची की बात करें तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अब आर्चरी की 2-2, 4-4, 5-5 अकेडमियाँ जो हैं वो काम कर रही हैं, और फिर आर्चरी में इक्विपमेंट भी प्रोवाइड कर रही हैं। जो ऑर्गेनाइजिंग जो कमेटी है, जो लोग हैं क्लब्स के, जो डायरेक्टर्स हैं, जो कोचेस हैं, वो बड़ा एक अच्छा काम कर रहे हैं। उसके अंदर एसोसिएशन भी काम कर रही है, हमारी आर्चरी डेवलपमेंट भी काम कर रही है। अब तो स्टूडेंट ओलंपिक भी जो है ना वो आर्चरी के अंदर काम कर रही है। फिर इसके साथ अब पाकिस्तान ओलंपिक आर्चरी में काम कर रही है, पाकिस्तान आर्चरी फेडरेशन काम कर रही है। तो इतने सारे इदारे जब एक गेम के अंदर काम करेंगे तो इसका रिजल्ट तो डेफिनेटली आना ही है। और मैं अभी रिसेंटली आपको बताऊँ ना कि हमने 3 दिन पहले एक स्पोर्ट्स गाला आर्चरी इवेंट 27 को हमने अनाउंस किया है। पहले होता ये था कि हमें कोचेस को कॉल करनी पड़ती थी कि आपने अपने बच्चों को बता दें पार्टिसिपेट करना है। अभी बच्चे हमने सिर्फ अनाउंस किया है 24 आवर्स के अंदर 100+ पार्टिसिपेंट जो है वो उसके अंदर अभी पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, और ये विदिन 24 आवर्स के अंदर ये रिज़ल्ट है। तो आर्चरी के अंदर इतनी तेज़ी से प्लेयर का आना, और फिर इस इवेंट की जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो ये कि हम उसके अंदर इक्विपमेंट भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। हम उसमें हमने अनाउंस किया है कि जिनके पास अपना इक्विपमेंट है वो ही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि रिज़ल्ट अब थोड़ा आगे की तरफ जाए, अब क्वालिटी की तरफ जो है ना वो काम किया जाए, लोगों को अपर लेवल पर लेकर आया जाए, उनकी एलीट लेवल के ऊपर हम ट्रेनिंग स्टार्ट करें। आप सामान की बात करें, और अगर सामान की बात करें तो ये तो काफ़ी महंगा होता है, आपने प्लेयर्स पे भी ये बोझ डाल दिया? नहीं यार, देखिए हमने प्लेयर्स के ऊपर ये बोझ ये नहीं डाला कि वो अपना सामान परचेज़ करके इस इवेंट पाएँ। हमने परमिशन उन प्लेयर्स को दी है जिनके पास आर्चरी का इक्विपमेंट अवेलेबल है। देखिए आपने एक क्राइटेरिया डिसाइड करना होता है। ये इवेंट होने जा रहा है इंटर डिस्ट्रिक्ट आर्चरी कंपटीशन, तो इसके अंदर तमाम डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर साहिबान जो बैठे हुए हैं, जो लीड कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट को, तो वो क्या कर रहे हैं, वो प्लेयर्स को सपोर्ट करेंगे ना। तो उनकी जिम्मेदारी है कि प्लेयर्स को इक्विपमेंट प्रोवाइड करना, उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको फिर अपर लेवल के कंपटीशन पे लेकर आना। अगर आप एक इक्विपमेंट देते रहते हैं और ट्रेनिंग करवाते रहते हैं तो आप तो एक लोअर मिडिल लेवल के ऊपर ट्रेनिंग करवा रहे हैं, 10 मीटर पे, 15 मीटर पे। तो वो प्लेयर एलीट लेवल पे तो नहीं जा रहा 70 मीटर पे। रही बात सामान, बिल्कुल एक्सपेंसिव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो जनरेशन है वो अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर इस जनरेशन को सपोर्ट की जाए तो अफोर्ड करती है आर्चरी, जब भी तो इतनी चला इसमें मजीद भी बात करेंगे। रियाजुद्दीन साहब, अंडर 19 मैच इस वक्त जारी है पाकिस्तान और नेपाल का, क्या कहेंगे? जहां पहले मैच में हमने अफगान टीम को जो है 181 रन से शिकस्त दी है, साद बेग कप्तानी कर रहे हैं, और जैसा लगता है कि साद बेग वो ऐसे विकेट कीपर के तौर पर निकल कर सामने आए हैं, कराची से इनका ताल्लुक है और रन भी कर रहे हैं, विकेट कीपरिंग भी अच्छी कर रहे हैं। क्या कहेंगे साद बेग के हवाले से और उनकी कप्तानी और फिर पाकिस्तान टीम की कामयाबी पर? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि साद बेग इससे कबल ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस पेश कर रहे थे। और वो देखें, वैसे तो एक लॉट होती है, 60-70 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, लेकिन बाज़ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनकी मतलब खेलते हुए नज़र आता है कि इनकी में मुस्तकबिल नज़र आ रहा है आपको। तो ऐसे आपके 4-5 प्लेयर हैं जो इस अभी लॉट में मिले हैं, तो उसमें से एक साद बेग भी हैं। फिर एक अगर आप दूसरे मतलब इमर्जिंग प्लेयर्स की बात करें तो हसीबुल्लाह हैं जो अभी टीम के साथ गए थे। फिर एक और अपने साइम अयूब हैं, उनके साथ एक और प्लेयर थे, 2-3 मतलब प्लेयर से जो साहबजादा फरहान गए, साहबजादा फरहान की मैं बात करना चाह रहा था। तो देखें, मतलब ये ऐसे प्लेयर्स हैं गो के साहबजादा, जहाँ तक इनकी बात है साथ की, उन्होंने तो अपनी एक्सपर्टीज़ शो कर दी अंडर 19 के लेवल पे। और जिस तरह से हमारी टीम ने इब्तदाई कामयाबियाँ हासिल की, एक मैच में हमें शिकस्त भी हुई है, लेकिन उसके अलावा जिस तरह से हमने परफॉर्मेंस पेश की है, देखें ये जो मतलब लेवल होता है ना इंटरनेशनली, ये लड़कों के लिए बड़ा सीखने का होता है। और जिन लड़कों में, जिन खिलाड़ियों में पोटेंशियल होता है, वो जो है अपने इस चांस से पूरा फ़ायदा उठाते हैं। और जो भी उनकी मतलब क्रिकेट उनके अंदर है, या जो भी खेल जिस खेल शोबे से वाबस्ता हैं, तो वो उसमें पूरी तरह से आउटपुट देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि साद बेग उन खिलाड़ियों में से एक हैं। इसी तरह
साहबजादा फरहान जो है वो इनमें साइम अयूब हो फिर गए, अंडर 19 सीबुल्ला में हो एक गए। लड़का बड़ा तेज बॉलर निकल कर आया है, मोहम्मद जीशान, 6 फीट 8 जी, इंच इसका है, हाँ, फास्ट बॉलर है और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। इसका जिक्र इन्हीं प्रोग्राम में हमने पहले किया था जब आपने कहा था। तो ये देखें किसी खिलाड़ी के लिए जो उसका स्ट्रक्चर होता है, अब जैसे उसका माशाल्लाह कद लंबा है, अब कद भी लंबा है फिर उसमें अगर जान भी है और अगर वो एक्सपर्टीज़ मतलब हासिल कर लेता है तो उससे ख़तरनाक तो कोई बॉलर नहीं हो सकता है। इसलिए कि आप इसका मतलब ये कि जो लेंथ पे आपको गेंद फेंकी जाती है। क्योंकि रियाज साहब अगर हम बात करें शबीर अहमद की, हाइट उनकी अच्छी थी, बॉल अच्छा करते दिखाए। इरफान की बात करें, इरफान की हाइट अच्छी थी, बॉल यानी कि शॉर्ट लाइन से बॉल अगर उठकर आती है तो बैट्समैन को बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है लंबे कद वाले बॉलर से बिल्कुल, बॉल वो खेलने में। मैं वही बात करने जा रहा था कि देखें जो लंबे कद का जो भी बॉलर होता है उसको मतलब स्पॉट जो है सही स्पॉट पे गेंद कर सकता है। तो अगर वो लेंथ पे गेंद करेगा तो ज़ाहिर है बैट्समैनों के लिए मुश्किल होती है। और ये लंबे कद के जो मतलब बॉलर्स होते हैं उनको ये एडवांटेज हासिल होता है कि वो अपने कद का फ़ायदा उठा के गेंद को सही स्पॉट पर फेंकते हैं। इसलिए कि देखें आपने अभी ऑस्ट्रेलिया में देखा कि हमारे बॉलर्स ने शॉर्ट पिच गेंदें की, यानी आप लेंथ पे गेंद ही नहीं कर रहे हैं, आप सही जगह पे गेंद को ड्रॉप ही नहीं कर रहे हैं। और जब आप सही जगह पे लेंथ पे ड्रॉप नहीं करेंगे तो उसका नतीजा ये होता है कि आपने वहाँ पे शॉर्ट पिच गेंदें दी और आपके देखें हर बॉलर मतलब ये कि हमारा पिटा है, हमें गेंद जो है लेंथ पे करनी नहीं आई। बाज़ मतलब बॉलर्स ने बाज़ औक़ात लेंथ पे ज़रूर गेंद की, लेकिन ज़्यादातर जो हमने इतने ज़्यादा रन्स बनवाए, छक्के और चौके खाए, वो हमने शॉर्ट पिच गेंदें की हैं। अब वो क्यों की हैं? इसलिए कि आपकी इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है, आप वो करना नहीं चाहते। फिर ये टेस्ट मैचेस में जो भी बॉलर होता है वो एक्सपोज हो जाता है कि वो 10 ओवर का बॉलर है, वो 4 ओवर का बॉलर है या 15 ओवर का बॉलर है। जो बॉलर इतनी लंबी मतलब ये कि अगर स्पेल कराने की सलाहियत रखते हैं और लेंथ के साथ रखेंगे तो इसका मतलब ये कि वो आगे तक चलेंगे। अदरवाइज फिर वो हारिस रऊफ वाला काम होगा तो जी वो मना कर देंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं एक बात जरूर कहूँगा, देखें अब जैसे इसमें ऑस्ट्रेलिया और नमीबिया का मैच हुआ था अंडर 19 में, तो नमीबिया जैसी टीम ने जो है वक़्त डाल दिया था ऑस्ट्रेलिया को। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मतलब एज है ना, ये लेवल है, यहाँ पे खिलाड़ी को अगर थोड़ा सा समझ बूझ का मुजाहरा करे ना तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस दे सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस दे सकते हैं प्लेयर्स। सुंदर से बात हो रही थी इससे गेम्स के हवाले से, तीरंदाजी के और इसके सामान के हवाले से, क्योंकि आप भी खेलती रही हैं, तो आप समझती हैं कि एक प्लेयर्स इतना अफोर्ड कर सकता है इससे के सामान को? नहीं, अफोर्ड तो नहीं कर सकता, लेकिन ये भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं कर सकता। टाइम लगता है लेकिन अपनी चीज़ कैरी कर ली जाती है। जब तक हम लोग कहना चाहिए ग्रुपिंग होती है हमारे, जो जैसे सर ने कहा कि जो अकेडमीज होती हैं ये बेसिकली वो प्रोवाइड करती हैं। जहाँ मैं भी वर्कशॉप्स लेती हूँ या मुझे कोई हायर करता है एज अ वर्कशॉप के लिए, तो मेरी भी एक्सपर्टीज यही होती है कि वो मुझे इक्विपमेंट प्रोवाइड करे, क्योंकि वो इतना कॉस्टली है बेसिकली कि अगर वो डैमेज होता है ना तो उसकी भरपाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हम सबके लिए ही। और जहाँ तक बात सर हसन ने की कि इक्विपमेंट खुद से, अब अगर आप परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं नेशनल लेवल की तो उसके लिए तो आपको अपना एक इक्विपमेंट, कहते हैं ना अपनी जो स्ट्रेंथ होती है वो अपना इक्विपमेंट ही होती है, तो वो हमें अब खुद से ग्रिप करनी पड़ती है। सर कितने मुत्तफिक नज़र आते हैं आप इस बात से? देखें असल में ना नॉर्मली होना तो ये चाहिए ना कि जो इदारे जो आर्चरी को करवा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, देख रहे हैं, जो कर रही है काम, उनका प्रॉपर ये जिम्मेदारी है कि एक आने वाले प्लेयर्स के ऊपर अगर वो टैलेंटेड प्लेयर है तो वो उसे वो रास्ता दिखाएं, वो सपोर्ट करें, चाहे वो अपनी जेब से करें, गवर्नमेंट से लेके दें या उसको एक शेड्यूल बना दें या उसकी किसी एक ऐसे बंदे से मुलाकात करवा दें जहाँ से वो अपनी इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सके। क्योंकि बच्चा परफॉर्म कर रहा है तो उसका ये हक बनता है कि उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। अगर वो इदारे ये काम नहीं कर पा रहे तो मुझे नहीं लगता कि फिर उन इदारों को अपनी सीट के ऊपर बैठना चाहिए, फिर वो नया बंदा आने दें ताकि वो एटलीस्ट जो है वो उन प्लेयर्स की प्रॉब्लम को तो सॉर्ट आउट करें। क्योंकि जब तक आर्चरी का इक्विपमेंट एक प्लेयर के पास नहीं होगा वो अपर लेवल पे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो कैसे काम करेगा? किसी का इक्विपमेंट लेके जाना, फिर वहाँ पे खेलना, फिर उसके दिल में ये डर रहना कि अगर डैमेज हो गया, जाहिर सी बात है वो तो उस खुल के तो वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा। क्लब लेवल की हद तक ठीक है कि आप उसको ट्रेन करें, अच्छी ट्रेनिंग करवाएं, उसको छोटे मोटे कंपटीशन के अंदर ही पार्टिसिपेट कराएं। जब आपको पता लग जाए कि ये एक बहुत अच्छा टैलेंटेड बच्चा है और अब इसे आगे जाना चाहिए तो फिर आप उसके लिए वो रास्ते हमवार करना शुरू कर दें ताकि वो बच्चा अपनी मंजिल की तरफ जो है वो आगे निकल जाए। अच्छा आसान है, स्टूडेंट ओलंपिक होने वाली है, आप समझते हैं तमाम फेडरेशन पाकिस्तान
तीरंदाजी फेडरेशन जो है वो यकजा एक पेज पर है इस इवेंट को कराने में? देखिए, स्टूडेंट ओलंपिक का कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक डिफरेंट है। उसके अंदर फेडरेशन सिस्टम तो है ही नहीं। यहाँ पर है डायरेक्टर जनरल सिस्टम है, जो पाकिस्तान पे एक पाकिस्तान को लीड कर रहा है डायरेक्टर जनरल, फिर सूबाई लेवल के ऊपर डायरेक्टर्स हैं, फिर डिविजनल लेवल के ऊपर डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो है ना वो असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं। इस तरह से ये पूरी चेन जो है वो काम करी। तो अपर लेवल से लेके नीचे लेवल तक जो है ना ये एक सिस्टम जो है ना इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसके अंदर हर बच्चे को डायरेक्ट अपर लेवल के ऊपर खेलने का मौका मिलेगा। फेडरेशन एसोसिएशन के अंदर तो ये होता है ना कि फैमिली के अंदर ही पहले तो वो टीम पूरी हो जाती है ना, तो बाहर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, उस फैमिली के अंदर भी हम देखते थे कि उन प्लेयर्स को जो है टीएडे नहीं मिलता था। आप जो इसके बाकायदा तौर पर डीजी के तौर पर काम कर रहे हैं, इससे स्टूडेंट ओलंपिक्स में जो होने वाली है उस पर इन मसाइल का सामना तो नहीं करना पड़ेगा खिलाड़ियों को? देखिए, सिंपल सी बात है कि स्टूडेंट ओलंपिक ने एक इनिशिएट लिया है, एक आपको प्लेटफॉर्म मुहैया किया है, आपको उसने रास्ता दिखाया है कि आया काम इस तरह से भी हो सकता है अगर करने पे आए। अगर प्लेयर्स की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए, उनको इस तरह की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, तो मैं समझता हूँ थ्रू मीडिया ये गवर्नमेंट की कानून तो ये बात जानी चाहिए कि भाई एक बंदा काम कर रहा है इस लेवल के ऊपर कि आप चीखें मारें कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम नहीं हो रहा, टैलेंट नहीं आ रहा, ओलंपिक में मेडल नहीं आ रहा। तो एक बंदे ने ग्रास रूट लेवल के ऊपर पूरे पाकिस्तान लेवल पे इंट्रोड्यूस कर दिया, स्कूल आ गए, कॉलेज आ गए, यूनिवर्सिटी आ गए, बच्चे ग्राउंड में ले आए। अब अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये हमें जो है ना मेडल भी हमारी जेब में ला के रख दे और हम शक्ल देखते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता। कोई भी इदारा जब तक कामयाब नहीं होता जब तक उसके दूसरे इदारे, रिलेवेंट इदारे या गवर्नमेंट उसे सपोर्ट ना करे। देखिए, सपोर्ट के बिना तो कोई भी अधूरा है। बिल्कुल, रियाज साहब से इसी के मतलब पूछते हैं। रियाज साहब, कितना ज़रूरी होता है सपोर्ट करना खिलाड़ियों को? इनका काम था ग्राउंड तक लेकर आना, उसके बाद जो सारी सिरताल होती है अगर हम देखें तो स्पॉन्सर्स की होती है, साथ साथ अगर हम देखें तो सपोर्ट, अगर गवर्नमेंट सतह पे हमें सपोर्ट मिल जाए इन खिलाड़ियों को तो बहुत सी प्लेयर्स जो है जो महरूमी का शिकार रहते हैं वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, प्लेयर अच्छा परफॉर्म करते दिखाई देंगे। शहजाद, अब देखें हमारे मतलब मुल्क के स्पोर्ट्स में जहाँ ऑन एंड ऑफ बाज़ वक़्त बड़ी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से भी, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से भी, लेकिन सॉरी टू से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये समझता हूँ कि जो किरदार पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को खेलों की तरक्की के लिए अदा करना चाहिए था या पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन जिस तरह से मतलब कर सकती थी, मैं ये समझता हूँ कि उस तरह से किसी ने भी जिम्मेदारी अदा नहीं की। देखें, ये तो खैर एक पर्टिकुलर एक खेल की बात हो रही है, आप जितने भी खेल ले लें, और मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है उसमें इतनी ज़्यादा मतलब एक सकम है कि फिर आप देखें कि नीचे मतलब लोगों को अपनी मनमानी करने के चांसेस मिल जाते हैं और खेल पे कंसंट्रेशन, उसकी तरक्की के लिए कंसंट्रेशन और फोकस कम हो जाती है और वो फिर अपने ओहदों के चक्कर में और इस चक्कर में रहते हैं कि जी बाहर टूर होगा, अपने लोगों को एकोमोडेट करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे और बस अपने मतलब चूँकि अपने सीट पे भरा जमान होना है तो उसी हवाले से लोगों को जो है करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक हमारी ये प्रायोरिटीज़ मतलब चेंज नहीं होंगी या बेहतर नहीं होंगी या हमारी जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है वो बेहतर तरीके से मतलब ये कि लोग जो है जो लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में, अगर वो पॉलिसी बेहतर तरीके से नहीं दे सकेंगे और सकम रहेंगे तो लोगों को इसी तरह से आज़ादी से उसको बजाय बनाने के उसको बिगाड़ने का चांस उनके पास ज़्यादा रहेगा। और मैं ये समझता हूँ कि देखें, चाहे आप स्पोर्ट्स बोर्ड को ले लें या आप मुख्तलिफ फेडरेशनों को, एसोसिएशन को ले लें या हुकूमत को ले लें, इनमें एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और वो कोऑर्डिनेशन खेल की तरक्की के लिए और खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए मतलब फैसले उसे करना चाहिए और उस तरह के इक़दाम करने चाहिए। आप ये देखें कि बदकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं है। आप ये देखें ना कि यार अर्ली 90s में कौमी खेल हॉकी समेत जितनी भी टीमें मुख्तलिफ इदारों में थी वो सब ख़त्म होना शुरू हो गई और लोगों को कब पता चला कि इदारों से टीमें ख़त्म हुई, जब अभी ये 3-4 साल पहले जब क्रिकेट की टीमें ख़त्म होना शुरू हुई तो लोग ये समझे कि यार पूरे मतलब ये कि इदारों से स्पोर्ट्स ख़त्म हो गया। इदारों से स्पोर्ट्स तो अर्ली 90s से ख़त्म होना शुरू हो गया था। तो ये हमारी स्पोर्ट्स जो पॉलिसीज़ हैं, जो भी बनाते हैं इनको जो लोग हैं, तो वो क्या कर रहे होते हैं। अब आप ये देखें कि जब जो भी खिलाड़ी किसी खेल से वाबस्ता होता है तो उसका
ब्रेड एंड बटर तो वो खेल होता है ना, अगर वो उस पर कंसंट्रेट नहीं करेगा तो आपको मतलब मुल्क को किस तरह से मतलब मेडल्स ला के देगा, जब तक मतलब उसको कंफर्ट लेवल हासिल नहीं होगा, उसका किचन आबाद नहीं होगा, उसके मतलब ये कि पेट में कुछ नहीं जाएगा, तो वो हाउ कैन इट पॉसिबल कि वो कर सकेगा। तो मैं ही समझता हूँ कि ये तो खुद खिलाड़ी के लिए भी मतलब बेहतर है उसकी मतलब एक्सपर्टीज में इजाफा करने के लिए कि जितने भी मतलब स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे फेडरेशन हो, चाहे खिलाड़ी हो, वो एक पेज पे हो और उन्हें ये पता हो कि यार हमें जो है मतलब एक दूसरे को हम सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट की बात है, उसके बगैर आसान नहीं हो है सकता। बात, क्योंकि एजुकेशन के हवाले से भी चल रही है, तो हायर एजुकेशन जिस तरह काम कर रही है, आप भी उसके एक तौर पर काम करते हुए दिखाई दिए, कितना ज़रूरी था इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना जहाँ से हमें ग्रास रूट लेवल के प्लान मिले। असल में हायर एजुकेशन ने जो प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हैंड प्रोग्राम के थ्रू डिफरेंट इवेंट्स के अंदर काम किया है, तो वो जो दायरे कार है वो थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता था, लेकिन दायरे का एक महदूद लिमिट तक वो रहा। मतलब हायर एजुकेशन डिसाइड करती है कि ये इवेंट इस जगह पे हमने करना है और लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर जो है ना हम ये काम करेंगे। तो इदारों से तो आने वाली जनरेशन को, कौम को, उनके बच्चों को, सबको फ़ायदा होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा होता नहीं है। इदारे लिमिटेड जगह पे अपनी चीज़ों के अंदर रहते हुए काम करते हैं, जबकि इदारे अगर एक दफ़ा उठ खड़े हों स्पोर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए, तो चीज़ें तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। फिर सबसे बड़ी हमारी जो है ना इदारों की, एसोसिएशनों की जो सबसे जो एक वीक पॉइंट है वो ये है कि उसकी जो मेन सीट के ऊपर बैठा हुआ होता है वो इस रिलेवेंट गेम से होता ही नहीं है। वो एक अननोन बंदा होता है, जिस अननोन बंदे को पता ही नहीं है कि स्पोर्ट्समैन एक प्लेयर, उसकी साइकी क्या है, उसको प्रॉब्लम क्या फेस आती है, उसकी ज़रूरत क्या है, कैसे खेला जाता है, क्या रिक्वायरमेंट होती है। कि अननोन बंदा सीट पे बैठा हुआ, तो वो उस इदारे के लिए क्या अच्छा काम करेगा, क्या लोगों से जाके बात करेगा, डिपार्टमेंट से क्या अवेयरनेस लेगा, स्पॉन्सर से क्या बात करेगा। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को तो क्योंकि दुनिया के अंदर हमने इतने टूर किए हैं, हमने दुनिया के साथ हमने काम किया है इंटरनेशनली, मैंने अभी तक किसी भी गेम में ऐसा नहीं देखा कि कोई प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी या कोई भी कोच या कोई ऐसा बंदा बैठा हुआ हो जिसका उस गेम से ताल्लुक ही ना हो। दुनिया जो तरक्की कर रही है उसी गेम से ही बंदा निकलता है, जो गोल्ड मेडलिस्ट होता है, ओलंपिक मेडलिस्ट होता है, नेशनल मेडलिस्ट होता है, या 14-15 साल से उसी गेम के साथ जुड़ा हुआ होता है, वो सीट के ऊपर बैठा हुआ होता है, नीचे फैसले कर रहा होता है। आप क्रिकेट की मिसाल ले लेना, आपकी क्रिकेट में जब ऊपर सीट पे बंदा चेंज होता है तो आपकी क्रिकेट ऐसे पूरी चेंज हो जाती है। जैसी क्रिकेट को समझने वाला बंदा सीट पे आता है तो क्रिकेट आपकी लाइन पे आ जाती है। तो हर गेम के अंदर अगर कोई भी इदारा ऊपर सीट के ऊपर जो बैठ रहा है, तो वो कोशिश होनी चाहिए पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की, डिफरेंट इदारों की, कि कम से कम चेक एंड बैलेंस तो रखें कि जिस सरबराह को आपने बिठाया हुआ है आया वो उस गेम को जानता भी है या बस अपनी फैमिलीज को और अपने लोगों को टूर कराने में लगा हुआ है। चलें इस पे मजीद भी बात करेंगे। सुनते से टूर्स की बात हो रही, तो साथ साथ हम अगर बात करें इस गेम्स के हवाले से, तो हमारे पास है शायद कराची की अगर मैं बात कर लूँ तो बहुत कम ऐसे ग्राउंड्स हैं जहाँ पर तीरंदाजी के खेल इतनी आसानी से होता हुआ दिखाई दे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि इसे वेन्यू खुला हुआ चाहिए और फिर आसपास कुछ ना हो। बिल्कुल, ये सेफ्टी तो फर्स्ट होती है आर्चरी में, क्योंकि शूटिंग गेम्स में कंसर्न की जाती है। और दूसरा कि जहाँ तक रही आपकी सेफ्टी की बात और एरियाज़ की बात, तो वो तो फिर कहना चाहेंगे जब गेम्स करवाए जा रहे होते हैं हर एरिया को पहले कंसल्ट किया जा रहा होता है। चेक एंड बैलेंस हर जगह ज़रूरी होता है हमारा करना। अगर वहाँ पे आप देख रहे हैं एरिया इन्वायरमेंट जो है बिल्कुल गेम्स के अपोजिट है और वहाँ आप शूटिंग रेंज जैसे गेम रख दें, तो वो एक कहना चाहिए कोई बड़ा डिजास्टर लाने की अहमकाना हरकत से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और जहाँ तक बात करें जैसे अभी गेम्स वो किए जा रहे हैं, तो उसके बाकायदा रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो गेम्स अनाउंस किए जाते हैं, चाहे आर्चरी हो चाहे फुटबॉल हो। तो बेसिकली जो लोग होते हैं वहाँ पे ये सर्चिंग एरियाज हमारे ज़रूरी होते हैं कि वहाँ आमोदरफ्त कैसी है। अगर वो फ्रेंडली अगर बेहतर हो तो वहाँ पर नहीं, अगर वो फ्रेंडली मसाइल होंगे नहीं, अगर वो पीपल फ्रेंडली हैं, वहाँ लोगों का आम तौर पे आना जाना, वहाँ पे आप ऐसे गेम्स रख दें तो वहाँ कोई बड़ी कहना चाहिए घटना होने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। रियाजुद्दीन साहब, पाकिस्तान हॉकी की बात कर रहे हैं और इस वक्त पाकिस्तान टीम का 5 साइड के लिए 10 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया है। ओमान में मैचेस होंगे, क्या कहेंगे इस टीम के हवाले से? अभी हमने 4th पोजीशन हासिल किया है, रैंकिंग कुछ बेहतर हुई है, 15वीं पोजीशन पर आ गए हम। 5 साइड के लिए बाकायदा तौर पर अगर हम देखें तो जो टीम अनाउंस की गई है
ऐसा लगता है कि वो टीम कुछ बैलेंस नज़र आ रही है? शहजादा, ये तो खैर बड़ी खुश आइन बात है कि पाकिस्तान हॉकी टीम जो है हालिया सालों में मजमूई तौर पे अगर हम देखें तो उसकी परफॉर्मेंस निस्बतन बेहतर हुई है। लेकिन अगर आप दूसरे एंगल से देखें तो ये बात बड़ी मतलब आप ताज्जुब खेज़ भी कह लेंगे, शर्मनाक भी कह लेंगे कि एक ऐसा मुल्क जिसने इससे कबल 3 ओलंपिक जीते हों, 4 वर्ल्ड कप, 3 चैम्पियंस ट्रॉफी, 8 एशियन गेम्स और टोटल जब से पाकिस्तान बना है 75 साल में हमने 21 टाइटल जीते हैं। दूसरे टूर्नामेंट्स तो आप हटा दें वो अलग हैं, 21 टाइटल जीते हैं। तो वो मुल्क जो है 2016 के ओलंपिक में भी नहीं था, 2020 के ओलंपिक में नहीं था, और अब जो पेरिस में ओलंपिक हो रहे हैं जून मतलब इसी साल, तो अब हम जो है इत्तेफाक से उसमें भी ओलंपिक में भी शामिल नहीं हो रहे हैं। तो ये तो एक बड़ी मतलब तकलीफ दे बात है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि मजमूई तौर पे आप अगर 18 से 17 से 15 पे आ जाते हैं तो हाँ वो ग्राफ के लिहाज से बिल्कुल ठीक है। अब देखें हम जो है न्यूजीलैंड से हम एक मौके पे मैच बराबर था जो क्वालिफाइंग राउंड था, एक वक्त में हम जीत भी रहे थे और एक मौके पे हम जीत भी रहे थे, और आखिरी मतलब जो वो था आखिरी जो क्वार्टर था उसमें जनाब हम मतलब उस परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर सके। और आपको याद होगा कि हम यहीं पे बैठ के पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी कि हमारी टीम का, देखिए मैं खिलाड़ियों को कसूरवार नहीं कहूँगा, इसलिए कि हमारी टीम का ये तो सही था कि हमारी टीम का जो फिज़िकल फिटनेस लेवल था वो नहीं था जो इस वक्त इंटरनेशनल मेयार में ज़रूरत है, और हमारी टीम की मतलब आप स्टेमिना भी वो नहीं था जो, अच्छा उसकी बहुत सारी वजह थी, उसका दोष आप खिलाड़ियों पे नहीं डाल सकते। दुनिया भर की जो टीमें आई थी वो 6-6 महीने से साल से ओलंपिक के लिए तैयारी कर रही थी, और हमारी टीम का सिर्फ 18 दिन का एक कैंप लगा था। और देखें जब कोई आप इतने बड़े इवेंट में जाते हैं तो फिर आपकी जो टीम होती है उसको बाहर की टीमों से 4-5 टीमों से मैचेस खेलने चाहिए। और जब आपने बड़े बड़े टाइटल जिस ज़माने में जीते थे तो उस ज़माने में होता ये था कि जब आप किसी बड़े इवेंट में जा रहे होते थे तो आपकी टीम बाहर का टूर करती थी, कई एक टीमों से सीरीज़ खेलती थी, कई एक मतलब टीमों के ख़िलाफ़ जो है 1-2 मैचेस खेलती थी, तो आपको अपनी खामियों को मतलब अंदाज़ा हो जाता था। लेकिन यहाँ तो हमारी ये टीम बेचारे जिनको मतलब जॉब और कैरियर नहीं है लड़कों का, जिनको डेली नहीं मिलती, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कोशिश के बावजूद मकरूज़ रहती है इन लड़कों की, और अभी भी ये हुआ है कि लड़कों को डेलियाँ नहीं मिली थी। तो मैं समझता हूँ कि लड़कों के पास ना जॉब है ना कुछ है। मैं खिलाड़ियों को दोष नहीं देता, इसलिए कि उनको वो फैसिलिटीज़ ही नहीं फराम की जा रही हैं या वो माहौल ही नहीं मिल रहा है जिसमें वो अपने स्टेमिना को इन्हांस करें या अपनी जो है फिजिकल फिटनेस लेवल को बेहतर करें। तो अच्छा इसी में थोड़ी सी बात कर लें क्योंकि टीम अनाउंस हुई है, ये दूसरी दफ़ा टीम अनाउंस हुई है। इससे कबल अगर हम बात कर लें तो वसीम फ़िरोज़ साहब इस टीम को हेड कोच के तौर पर थे, जब दूसरी फेडरेशन आई तो उन्होंने एक और टीम अनाउंस कर दी और उसको शकील अब्बासी लीड कर रहे हैं। अब आप देखें ना ये कितना बड़ा मतलब एक अलमिया है कि पता ही नहीं चलता। जिस तरह क्रिकेट में एक साल में 4 चेयरमैन अब हो जाएंगे तो क्रेडिबिलिटी नहीं होती ना दुनिया में। अब आप ये देखें यहाँ तो फेडरेशन का पता ही नहीं चल रहा कि यार कौन प्रेसिडेंट है कौन सेक्रेटरी है नहीं। अब जब ये हालात हों तो इसके असरात जो हैं ज़ाहिर है साइकोलॉजिकली लड़कों की परफॉर्मेंस पे पड़ते हैं और फिर लड़के वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। जिस तरह से आप ये समझ लें कि एक घर में जो कुनबा होता है 4-4 लोगों का, अगर माँ बाप के दरमियान ताल्लुकात सही ना हो या लोग बच्चे ये जज कर जाएँ और अंडरस्टैंड कर जाएँ कि यार ये तो कंफर्ट लेवल नहीं है माँ बाप में, तो उसके असरात जो है वो ज़ाहिर है पूरे कुनबे पर पड़ते हैं। तो यही कुछ जो है वो आपकी फेडरेशनों में हो रहा है। तो एक तो मतलब वो वजह है पाकिस्तान की हॉकी की परफॉर्मेंस बेहतर ना होने की कि फेडरेशन की सतह पर ओहदेदार जो हैं वो मतलब कुछ नहीं मतलब लड़ रहे हैं आपस में। दूसरी चीज़ ये है कि अगर जो आपने बात की स्पेसिफिक जो 5-a-साइड हो रहा है तो इसके साथ भी एक बड़ा टच हुआ है कि जो हमारा कप्तान था वो जो है उसको वापस भेज दिया है, जिसने अभी क्वालिफाइंग राउंड में कप्तानी की थी और उसको ऐलान कर दिया था कि वो कप्तान होगा 5-a-साइड में। वो वहाँ पे कोई ऐसी बात हुई कोच से और जिसके बाद जो है उन्होंने जो है उसको यहाँ पे वापस भेज दिया। तो देखें अब जब एंड टाइम पे आपका एक इवेंट शुरू होने वाला है और टीम का कप्तान जो है उसको आपने 2 खिलाड़ियों को मेरे ख्याल से उन्होंने वापस भेजा है यहाँ पे पाकिस्तान, तो अब आप समझ सकते हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है वो टीम के खिलाड़ियों पर क्या आएगा और वो किस तरह से परफॉर्मेंस दे पाएंगे और किस तरह से एक कॉम्बिनेशन बन पाएगा। आपकी टीम तो वैसे ही मसाइल का शिकार है और ख़ुद आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि मसाइल पैदा हो रहे हैं। मज़ीद और बात होगी। आसान थोड़ी सी बात अगर हम कर लें, क्योंकि अगर इसमें इस खेल के अंदर देखें तो जहाँ पर बच्चे बड़े जो ज़ौक़ व शौक़ से ये खेल खेलते दिखाई दे रहा है और बाकी प्लेयर खेलते दिखाई दे रहा है, उसके साथ साथ मैं ओवर 40+ वालिदैन को भी देख रहा हूँ कि वो इस गेम में बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं। असल में क्योंकि ये एक इस्लामी खेल है आर्चरी,
और जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है तो लोगों के इसके एडवांटेजेस जो हैं वो पता चलते जा रहे हैं, क्योंकि एडवांटेज जो है वो बहुत ज़्यादा हैं आर्चरी के अंदर, और इसी वजह से पेरेंट्स जो है वो आर्चरी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जिसके अंदर पेरेंट्स आर्चरी नहीं, कोई और गेम नहीं खेल पाते, तो इसीलिए वो तीरंदाजी के अंदर आ रहे हैं। फिर हम लोग भी पेरेंट्स के आर्चरी कंपटीशन जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने, पेरेंट्स ने अभी नेशनल लेवल तक नेशनल्स भी खेली है। रिसेंटली हमारे पास एक शहवार लड़की है, उनके वालिद साहब ने जो है वो पाकिस्तान नेवी को नेशनल गेम्स में जो है वो रिप्रेजेंट किया, और उनकी बेटी ने HEC को रिप्रेजेंट किया और बेटी ने HEC में मेडल लिया है, और जो नेवी की टीम है वो 4th नंबर पर आई है। तो पेरेंट्स ना के खेल रहे हैं बल्कि नेशनल गेम और इंटरनेशनल तक भी पहुंच रहे हैं, अच्छा परफॉर्म बिल्कुल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और साथ साथ अच्छी बात है कि अगर वालदैन भी इस गेम्स में बच्चों के साथ आ रहे हैं तो खुशी की बात है, और वो भी परफॉर्म भी कर रहे हैं प्लेयर्स के साथ साथ वालदैन भी। सुंदर साहब आपका बहुत शुक्रिया, हसन आपका बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।